साथियों नमस्कार। साथियों, लंबे समय से आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाहर गया हुआ था, लेकिन अब सारी खबरों को हम कवर करेंगे। इस समय देश में 3-4 तरह की राजनीति एक साथ चल रही हैं। पिछले 1-2 दिन में ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारे एक भारत में कई भारत बसते हैं और एक भारत के एक ही पार्टी के अलग-अलग नेता अलग-अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, जिससे सभी काबू में रहें। आप कहेंगे आखिर हो क्या रहा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक टाइप की पॉलिटिक्स की जो इस समय कांग्रेस में चल रही है। कांग्रेस में ये है मणिशंकर अय्यर। इन्होंने हाल फिलहाल में एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बवाल फिर से खड़ा हो गया है और कांग्रेस में बगावत के सुर और तेज हो गए हैं। मणिशंकर अय्यर वही हैं जिन्होंने 2014 में जब इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने एक बाइट देते हुए मीडिया को बोला था कि नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और हाँ, अगर नरेंद्र मोदी यहाँ कांग्रेस के कार्यक्रम में आकर के चाय बेचना चाहें तो हम उचित व्यवस्था करा देंगे। इस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया था। उसके बाद 2017 में जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे तब इन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। उसके साथ ही बीच बीच में ये पाकिस्तान भी जाते रहे हैं, वहां मुलाकातें करते रहे हैं, जिसमें ये खबरें भी सामने आई कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में सरकार गिराना चाहते हैं। और मणिशंकर अय्यर के बारे में बोला जाता है कि ये राजीव गांधी के बड़े करीबी रहे हैं। ये और राजीव गांधी साथ साथ पढ़ते थे सेंट स्टीफन कॉलेज में। उसके बाद राजीव गांधी पायलट बनने चले गए, ये आईएफएस अधिकारी बन गए और फिर राजीव गांधी के कहने पर ये आईएफएस को छोड़ करके भारत की राजनीति में आए और गांधी परिवार के बहुत नजदीकी रहे हैं। लेकिन इन्हें जो चीज राजीव गांधी के टाइम पर मिलती थी, जो ट्रीटमेंट मिलता था, वो एंटोनियो माइनो यानी सोनिया गांधी के टाइम पर थोड़ा कम मिला और राहुल गांधी के टाइम पर बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसलिए थोड़े चिड़े हुए हैं और एक बयान इन्होंने दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। इनका कहना यह है कि देखिए, मैं राहुलियन नहीं हूं। इन्होंने एक लाइन बोली है कि मैं नेहरूवियन हूं। देखिए, मैं आपको बकायदा लाइन दिखाता हूं। इन्होंने कहा मैं गांधीयन हूं, नेहरूवियन हूं, राजीवियन हूं, पर राहुलियन नहीं हूं। इस कदर राहुल गांधी से चिड़े हुए हैं। इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर ने कहा कि देखिए, इंडिया अलायंस को नेतृत्व राहुल गांधी नहीं दे सकते। इंडिया अलायंस का नेता स्टालिन को होना चाहिए, जो कि अभी तमिलनाडु के सीएम हैं। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि स्टालिन इंडिया अलायंस के नेता तो बन सकते हैं लेकिन पीएम नहीं बन सकते। उसके इन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह से नेहरू जी की मृत्यु के बाद लोगों का कहना था कि के कामराज को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन जब कामराज जी से पूछा गया तो उनका कहना यह था कि नो हिंदी नो इंग्लिश हाउ, यानी कि ना मैं हिंदी ठीक से जानता हूं ना इंग्लिश ठीक से जानता हूं, मैं पीएम कैसे बन सकता हूं। तो बोले यही फॉर्मूला लागू होता है स्टालिन पर, ऐसा मणिशंकर अय्यर ने कहा। इसलिए अय्यर कहते हैं कि स्टालिन इंडियन अलायंस के तो नेता बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वहां राहुल गांधी बन सकते हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी का बचाव भी कर दिया। उसके साथ ही ये जो मणिशंकर अय्यर साहब हैं, ये भी केरल में कार्यक्रम में गए हुए थे जहां पर इन्होंने वहां के सीएम विजयन जी के सामने ये बोला कि इस बार केरल में चुनाव है और मुझे आशा है कि आपकी सरकार फिर से जीत करके आएगी, आपकी पार्टी सरकार में फिर से आएगी। अब बताइए, केरल में अभी लेफ्ट की सरकार है, इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि हम जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये कांग्रेस के हैं, इंस्टेड के ये कांग्रेस की पैरवी करें, ये उल्टा लेफ्ट की पैरवी कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म है कि लंबे समय से राहुल गांधी से मिलना चाह रहे होंगे, राहुल गांधी इनको भाव नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी अपने ही नेताओं से ठीक से बात नहीं करते, उनसे मिलते तक नहीं है। यही कारण था कि हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए और किस तरह से असम के सीएम बन के आज बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, हम सब जानते हैं। तो राहुल गांधी का जो ये एरोगेंस है, जो ये ईगो है, जिसकी वजह से इनके नेता इनसे छटक के दूर चले जाते हैं और चाटुकार लोगों को ये अपने आसपास रखते हैं, वही कारण है कि राहुल गांधी आज सत्ता के दूर दूर तक भी कहीं भटकते दिखाई नहीं देते। और मणिशंकर अय्यर जैसे बिल्कुल वफादार लोग जो गांधी परिवार से या सो कॉल्ड जो भी एंटोनियो माइनो का परिवार है, इससे इतने नजदीक रहे हैं, आज इनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है अपनी भड़ास निकालेंगे। वैसे इनकी उम्र भी 85 साल हो गई है, ये पता नहीं किस एक्सपेक्टेशन में है, बट हाँ, जो सम्मान चाह रहे होंगे ना, वो सम्मान ही नहीं मिल रहा होगा, ये उस बात से परेशान है। ऐसे ही कई नेता आप देखते हैं जो कांग्रेस छोड़ करके चले गए। सिंधिया को देख लीजिए आप, कांग्रेस छोड़ के चले गए। उसी तरह से आप गुलाम नबी आजाद जी को देख लीजिए, जो कांग्रेस छोड़ करके चले गए। इसी तरह से कांग्रेस में अभी भी कई ऐसे नेता हैं, आप पायलट को देख लीजिए, वो परेशान है, वो छोड़ने के लिए आतुर हैं।
तो कांग्रेस बहुत जल्द आप दो फाड़ में टूटती हुई देखेंगे। ये मैंने एक पर्सपेक्टिव बताया जो राजनीति में भी चल रहा है कि कांग्रेस किसी भी वक्त टूट सकती है। राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं है, सिर्फ कुछ चाटुकार लोगों के अलावा। बाकी इंडिया अलायंस में अजय एक चीज और, ममता बनर्जी इस उम्मीद में बैठी हुई है कि इस बार अगर मैं वेस्ट बंगाल में जीत गई तो इंडिया अलायंस का चेहरा भी मैं हो जाऊंगी और विपक्ष में पीएम का चेहरा भी मैं हो जाऊंगी। ममता बनर्जी इस चक्कर में बैठी हुई है। और अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो केंद्र में आएंगी, संसद में हंगामा करेंगी, तो वहां से विपक्ष का चेहरा बनने का प्रयास करेंगी। तो ममता बनर्जी एक टफ फाइट दे सकती हैं राहुल गांधी की इस बबल इमेज को। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो ये चीज चल रही है। बंगाल में भी अभी देखा जाए तो काफी हद तक समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि ममता इस बार जाएगी, बट अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। मैंने आपसे बार बार कहा है, बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप जब तक इलेक्शन की घोषणा नहीं हो जाती, इलेक्शन का महीना नहीं आ जाता, आप कुछ नहीं कर सकते। और 7 मई को बंगाल में जो वर्तमान सरकार है उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। जैसे 7 मई आएगी तो इलेक्शन हो चाहे ना हो, ममता बनर्जी को इस्तीफा ले जाकर के राज्यपाल को सौंपना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इलेक्शन कमीशन 7 मई के बाद इलेक्शन प्रस्तावित करता है तो इलेक्शन होंगे राष्ट्रपति शासन में, जिसके भी चांसेस हैं। देखते हैं। दूसरी राजनीति चल रही है मोदी जी की अपनी अलग। मोदी जी अपने आप को सॉफ्ट नेता दिखा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, आहा देखो मैं सबको साथ लेके चल रहा हूं। आप देखो मैं अलग अलग डायमेंशन पे बात कर रहा हूं आज इस वीडियो में। कांग्रेस का एक डायमेंशन बता दिया, इधर मोदी जी का डायमेंशन देखो, सबका साथ सबका विकास। कैसे? ऐसे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा मोदी जी ने बोला, ये राजदीप सरदेसाई ने बोला था कि मोदी जी ने मेरे से आधा घंटे तक फोन पे बात करी, मेरा हालचाल लिया, मेरी खराब तबीयत के बारे में सुध बुध ली। तो मोदी जी राजदीप सरदेसाई से आधे घंटे बात कर रहे हैं फोन पे, जो उन्हें दिनों रात कैंपेन चलाता है उनके अगेंस्ट। ऐसे ही मोदी जी इमैनुअल मैक्रों से मिलने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाते हैं। मोदी जी से मेरा मतलब है सरकार। और इनमें कौन कौन शामिल है? ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा जो इतनी ज्यादा एंटी मोदी है कि उनका कहना तो यह था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है, तो बेटी बचाओ मोदी से। सीए प्रोटेस्ट के समर्थन में इसके पोस्ट आते थे। अली फजल जो इसका हस्बैंड है, जो मिर्जापुर में आपने देखा होगा, गुड्डू भैया, वो सीए के समर्थन में पोस्ट डालता है। इस बात का बहुत विरोध हो रहा है। एक्स पर अगर आप जाओगे आज ट्विटर पे तो इसको लेकर के बड़े ट्वीट किए जा रहे हैं। दूसरा आप देखिए, बुलाया गया है आपके शबाना आजमी को। जावेद अख्तर की बेगम शबाना आजमी किस तरह की लेफ्टिस्ट है हम सब जानते हैं। अनिल कपूर चलो ठीक ठाक आदमी है, मनोज वाजपेयी भी ठीक ठाक आदमी है। जोया अख्तर, अब जोया अख्तर किस तरह से पोस्ट करती हैं, किस तरह से इनका व्यू है, हम उससे भी परिचित हैं। जावेद अख्तर की बेटी हैं, फरहान अख्तर की बहन है। ऋचा चड्ढा के बारे में मैंने बता दिया है। अब आप ये बताइए, मोदी जी इन सबको बुला करके एक्चुअली इनको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो आप लोगों के अंदर मेरे प्रति नफरत होगी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ लेकर के चल रहा हूं। अभी हाल फिलहाल में आपने सलमान खान को आरएसएस के कार्यक्रम में देखा। आप एक बार देख रहे होंगे गांधी जी पर एक कार्यक्रम किया था मोदी जी ने, जिसमें कई हस्ती बुलाई थी, इंक्लूडिंग आमिर खान, शाहरुख खान, इन सबको भी बुलाया गया था। किस तरह से सॉफ्ट मोदी जी नजर आ रहे हैं, जो इन सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोदी जी की अपनी ये राजनीति है और जाहिर सी बात है लेके चलना भी पड़ेगा। देखो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी इस समय देश के पीएम हैं और उनको इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने होते हैं। वो किसी के साथ भेदभाव वाली इमेज बना करके गल्फ में जाके रिलेशंस नहीं बना सकते। उन्हें यूएई से संबंध बनाने हैं, सऊदी से संबंध बनाने हैं, ईरान से संबंध बनाने हैं। तो जाहिर सी बात है टर्की से भी काफी हद तक कुछ तो न्यूट्रल रखना है। तो ऐसे देश जहां पर इन लोगों को देखा जाता है, सुना जाता है, एंटरटेन किया जाता है, तो मोदी जी ये इमेज नहीं दिखा सकते कि देखो मैं इनके खिलाफ हूं। उससे देश को नुकसान होता है, क्योंकि हमें दूसरे देशों के साथ संबंध भी बनाने हैं। मोदी जी अगर सीएम थे किसी गुजरात स्टेट के किसी स्टेट के सीएम थे, तब ये काम कर सकते थे, क्योंकि सीएम देश का चेहरा नहीं होता। मोदी जी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, सीएम इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो होम मिनिस्टर है, उन पर उतना ध्यान नहीं जाएगा। बाकी कोई सीएम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कुछ भी हो भी रहा है। देखिए ये एक्स से मैंने लिया है।
एक्स में आज खबर आई कि लखीमपुर खीरी में एक पॉक्सो एक्यूज्ड हैं सद्दाम बार्बर शॉप के जो मालिक हैं, उनकी शॉप को उड़ा दिया गया है बुलडोजर से, क्योंकि उस पर आरोप था, यानी सद्दाम नाम का एक नाई था जिस पर आरोप था कि एक बच्ची को बहुत छेड़ता था, वो मतलब समय समय पे छेड़ता रहता था, ठीक है, 6 साल की बच्ची थी। तो उस आरोप में उसको सजा के तौर पर उसकी दुकान को उड़ा दिया गया है। ये योगी जी की पॉलिसी है। यहां पर वो नहीं किया जाता कि सबका साथ सबका विकास, ना, ये बुलडोजर चलता है। तो हैं दोनों एक ही पार्टी के, लेकिन एक के समझाने का तरीका एक है, दूसरे के समझाने का तरीका दूसरा है। तो यहां पर ये चल रहा है। असम में देखिए आप, हेमंता बिस्वा शर्मा, किस तरह से एक्शन लो, कोई रोकने वाला नहीं है। इस तरह से भी राजनीति होती है, तो वो वहां भी चल रही है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह कभी पीएम नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि अमित शाह को पता है कि वो जिस टेंडेंसी के आदमी हैं, वो पीएम अगर बन गए तो उन्हें अपनी टेंडेंसी बदलनी पड़ेगी, सॉफ्ट होना पड़ेगा, और सॉफ्ट होकर वो काम कर नहीं सकते। तो वो होम मिनिस्टर रहकर के ही ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से देश को चला सकते हैं, इसलिए वो होम मिनिस्टर रहना ही पसंद करेंगे। हो सकता है वो पीएम योगी को बनवा दें, किसी और को बनवा दें। तो जो लोग कहते हैं कि मोदी जी के बाद अमित शाह पीएम बनेंगे, मुझे नहीं लगता। इसके बाद एक खबर और आज वायरल हो रही है, वो है जफर की। ये जफर का क्या सीन है, एक उज्जैन की घटना है ये, देखिए उज्जैन की घटना है, जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति जफर हिंदू का भेष धारण किए हुए था और बाबा बन के रहता था। लोगों को लगता था बाबा है, देखिए बाबा है, ऐसा लोगों को लगता था, ठीक है साहब। एक होटल में गया एक लड़की को लेकर के, होटल वालों ने आईडी मांगी तो इसने लड़की की आईडी दे दी। होटल वालों ने कहा नहीं नहीं आपकी भी चाहिए। जब इसने अपनी आईडी दी तो उसमें पता चला कि इसका नाम तो जफर है, और जैसे ही ये बात पता चली तो होटल से बाहर कैसे निकली पता नहीं, वहां पर बजरंग दल पहुंच गया, और बजरंग दल ने फिर इस जफर का जो सफर तय किया वो देखने वाला था, धुनाई करी। यानी इतने लंबे समय बाद आपने बजरंग दल को एक्टिव होते देखा है। बहुत सालों से बजरंग दल शांत बैठा था। आपने बहुत सालों से एक दल के बारे में और नहीं सुना होगा, दब सा गया है नाम, हिंदू युवा वाहिनी। योगी का एक दल था, पूरा एक सेना थी 15,000 लोगों की, वो दबी पड़ी है। हो सकता है छुप करके काम कर रही हो, या हो सकता है कहीं एक्टिव हो, हमें पता भी ना चल रहा हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इन जैसे बहरूपियों के लिए अब बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद जैसे जितने भी ये ग्रुप्स थे, ये सब एक्टिव होते नजर आएंगे। स्टेट्स में कानून के दायरे में रहकर के इनको ठिकाने लगाने का कार्य करते हुए सीएम नजर आएंगे। सॉफ्ट जेस्चर धारण करते हुए मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेते हुए नजर आएंगे, और उधर कांग्रेस टूटती हुई नजर आएगी। इस तरह से देश की राजनीति को चलाया जा रहा है कि देश के अंदर की सफाई भी होती रहे, इंटरनेशनल रिलेशंस पर फर्क भी ना पड़े, अपोजिशन कमजोर होती रहे, और साथ ही जी जितने भी जफर और सफर टाइप के लोग हैं, बहरूपी, इनके इलाज के लिए देखो हर जगह पुलिस ही पहुंच जाए, ये मुमकिन नहीं है। कई ऐसे लोगों का, हमारे समाज सुधारकों का भी होना जरूरी है, जो बिल में छुपे ऐसे जफरों को पहचान सकें और पुलिस के हवाले कर सकें, तो वो भी एक्टिव होते नजर आएंगे। तो आप तैयार रहिए, अगले 2-3 साल में देश में बड़े बदलाव देखने वाले हैं आप। ये उसका एक बिसात है जो बिछाई जा रही है। उम्मीद है मैं थोड़ा बहुत मैसेज कन्वे कर पाया हूँगा। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। आपसे गुजारिश है, हमारी पिछले साल 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स थे, सबके कंपाइलेशन की जो बुक हमने तैयार करी थी, इसको आपने प्रेम दिया है, इस पर हमने और डिस्काउंट करा दिया है। इसको परचेज करके अपने सारे वनडे एग्जाम, पीसीएस, आईएएस को कवर आप कर सकते हैं। खुद भी परचेज करें, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें और उनको बताएं कि इस बुक के क्या फ़ायदे हैं, जिससे कि हम अगली बुक पर जल्द से जल्द काम कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।